चलिए तो शुरू करते हैं सेशन 6। सेशन 6 में कुछ है नहीं, दो एक खास एंट्रियां हैं, बहुत ही सिंपल। पहले वाली एंट्री जैसे नॉर्मल आपने सेशन 3 में किया था, तो रिलैक्स मोड में करने के लिए सेशन 6 में ऐसे दो एंट्री हमने दिया है, उसको करते हैं जरा। हाँ, ये वाले ना, ये वाली देखते हैं। बीएनपी ट्रेडर्स पेड, बीएनपी ट्रेडर्स पेड, तो इसका हिंदी क्या हुआ? हमने किया या उधर से आया? उधर से आया, उसने पेड किया ना, बीएनपी ट्रेडर्स पेड, उसने पेड किया। कितना? 39,000 रुपीज फुल सेटलमेंट। जो भी बकाया होगा, पता नहीं कितना बकाया है, तो पहले आया तो पहले उसको देख लेते हैं ना। आया अकाउंटिंग वॉचर के अंदर आया, तो किधर करने का? रिसीव करने का। F6 में चले जाइए, डेट बढ़कर चेंज कर लेते हैं। डेट है 1/12 की, 1/12। चलिए ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है 1/12। तो बीएनपी ट्रेडर्स ने 39,000 पेमेंट करी है फुल सेटलमेंट के लिए। तो रिसिप्ट लगा चुका हूँ, डेट ऑलरेडी लगा हुआ है, क्रेडिट है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट करते हैं। तो गिवर जो दे रहा है बेसिकली, तो कौन दे रहा है? बीएनपी ट्रेडर्स। तो बीएनपी ट्रेडर्स हम यहाँ उठाएंगे पार्टी। अमाउंट दिख गया मेरे को 40,000 रुपये। सेटलमेंट पूरी करनी है, इसलिए इस बैलेंस को तो खत्म करना पड़ेगा। तो मैं 40,000 रुपये पूरा उठा लिया हूँ यहाँ पर। और मैंने उठाने के बाद यहाँ अगस्त, ये सॉरी अगेंस्ट रेफरेंस देख रहे होंगे, तो अगेंस्ट रेफरेंस की वैल्यूज आप यहाँ उठाएंगे, शायद दो बिल से बाकी होगा। तो वो दिख रहा है मेरे को 25,000 और 15,000, दोनों मिलाकर 40 हो गया। तो 40,000 बैलेंस जीरो होने के बाद आप देख रहे होंगे डेबिट साइड, है ना। अब पेमेंट आ रही है हमारे पास, कहाँ डालने का है? बैंक में डालने का है। तो बैंक एसबीआई में डाल देते हैं, बट अमाउंट कितना है? 39,000 रुपीज। 39,000 रुपये यहाँ डाल दीजिए। चेक नंबर भी अगर आप इशू कर लेते हैं यहाँ पर, तो चेक नंबर यहाँ डाल लेते हैं। और मैंने इसको डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ आइएगा डेबिट साइड में। और बाकी आप समझ रहे हैं कि देना था उसे 40,000 रुपये, और मैंने सिर्फ 39,000 लेकर खुश हो गए। मैंने कहा चलिए यार कोई बात नहीं। तो क्या करने का है यहाँ पर? डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड हम करेंगे। करने के बाद 1,000 ले लीजिए, नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, जिसके बाद आप एंटर कर लीजिए, काम खत्म। इससे क्या हुआ होगा इफेक्ट में? इफेक्ट में क्या हुआ होगा? डेटर घट गए होंगे, जीरो घट गया होगा, बैंक बढ़ गया होगा, और ये डिस्काउंट मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए होंगे। डिस्काउंट अलाउड है ना, एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए होंगे। ठीक, तो चलिए एक्सपेंसेस वाला दिखा देता हूँ यहाँ पर। यानी पीएल अकाउंट के अंदर जाएंगे तो डिस्काउंट अलाउड पहले से भी पड़ा होगा, उसके अंदर और बढ़ गया, कुछ और होगा लेकिन बढ़ गया होगा। इसके अंदर घुसिएगा तो आपको दिखा देगा 1,000 इसी का एंट्री आ रही है, इसका मतलब डिस्काउंट यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक, बाकी चीजें तो पता है, इफेक्ट आ गया। तो चलिए एक सिंपल तरीके से एंट्री थी, हो गया। पेड ₹35,000 टू एबीसी लिमिटेड, इसका क्या मतलब है? एबीसी को पे किया, एबीसी ने मेरे को पे किया? हमने पे किया, टू है ना लगा हुआ, दैट मीन एबीसी को हमने पे किया। तो हमने पे किया मतलब अकाउंटिंग वाउचर के अंदर पेमेंट मोड लगाने का है, हमने लगा दिया। डेट लगाने का 1/12 ऑलरेडी लगा हुआ है। डेबिट द रिसीवर, हमने पे किया, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करना। एबीसी कौन है आपका? एबीसी लिमिटेड, रिसीवर आपका एबीसी, एबीसी लिमिटेड। यहाँ अमाउंट देख रहे हैं 35,000 रुपीज, जो कि पूरा ही बैलेंस पे करना है, 35,000 रुपये। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस एक बिल दिख रहा है मेरे को, मैंने काट दिया। यहाँ पर पेमेंट कैसे करनी है? एसबीआई का चेक देना है, एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर चेक नंबर आ रहा होगा तो उसको देख लेते हैं, डाल देते हैं। लीजिए मैंने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ आ जाइए, नरेशन आप लिख लीजिएगा, एंटर करके आप बाहर निकलते हैं। जो मुझे बैकअप भेजेंगे ध्यान रखिएगा नरेशन भी होना चाहिए, तो रिपीट रिपीट करता रहूंगा, फिर ध्यान रखना, ठीक है। नरेशन के साथ भेजना आप, जो आप भेजोगे मेरे को बना, तो जो भी आप कर रहे होंगे काम, टास्क पूरा करते रहिए और नरेशन के साथ भेजिएगा। तो सेशन 6 कंप्लीटेड हो गया। अगर मैं बात करूं इसके अंदर पेजअप करके दिखाने का, तो एबीसी लिमिटेड को डेबिट किया, एसबीआई क्रेडिट किया, इसका क्या इफेक्ट आया होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, एबीसी लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका हमारा बुक्स में जीरो हो गया होगा, यानी लायबिलिटी खत्म हो गई होगी सन्ड्री क्रेडिटर, और बैंक हमारा कम हो गया होगा। सिंपल से इफेक्ट आपको नजर आ रहा है आपको, ठीक। सेशन 6 भी खत्म हो चुका है। सेशन 7 की बात करेंगे। सेशन 7 में वैसे बच्चों वाली थोड़ी सी दो एंट्री दे रखी है। उसके बाद हम आएंगे टूल्स के अंदर पहुंचेंगे, देखेंगे जरा, यहाँ बात करते हैं। फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 1 मार्च 2023, यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म मान के चलिए, वैसे तो हमने प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर लिखा है, तो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब मर्जी पूंजी को बढ़ाई जाती है और जब मर्जी पूंजी को, कैपिटल को घटाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। पूंजी को घटाने बढ़ाने के लिए पूरी रेजोल्यूशन पास होता है, मीटिंग पास होती है शेयर होल्डरों का, डायरेक्टर का, तब जाकर के पूंजी घटाई बढ़ाई जाती है कंपनी के अंदर। और उसको फिर आरओसी एक होता है, डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसको क्या करते हैं कि हम लोग इंटीमेट करते हैं कि भाई हमारी कंपनी के अंदर
जो कैपिटल है घटाई बढ़ाई गई है। तो ऐसा करके नोटिस देना पड़ता है। बट एक्चुअली मैंने क्या किया है, हमें ये अगर ये मान के चलिए कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, इट प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, दैट इज प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, अगर कुछ नाम अलग कर देते हैं तो तब ये एंट्रियां संभव है। लेकिन ठीक है, मैं सीखने के लिए बस इसमें डाल रहे हैं और कोई बात नहीं, मतलब इसके साथ को रिलेट नहीं हो पा रहा उस तरह से, पर ठीक सीखने के लिए देख लेते हैं। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा 11th-12th में कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी पूंजी लगाई जाती है बिजनेस में, तो इनकी क्या एंट्री। अरे भाई पूंजी लगाई जाती है बिजनेस में, तो हम तो अकाउंटेंट बिजनेस क्या है ना, हम मालिक के थोड़ी ना है कि मालिक की तरफ देखें उसके पास क्या जा रहा है, क्या हम तो देखेंगे अपने बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, या कौन दे रहा है कौन ले रहा है, ये देखना अपने बिजनेस में। अकाउंटेंट में इसका हूँ, मालिक का थोड़ी ना हूँ। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में 1 मार्च 2023, इन्वेस्ट किसने किया होगा, मालिक ने किया होगा। 50,000 रुपये कैश दिया और फर्नीचर लगा दिया आपने 50,000 रुपये, उसने मालिक ने। पहले कैश की एक अलग एंट्री कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, हाँ कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश मतलब बिजनेस में आ रहा है तो कैश डेबिट कर देंगे, ठीक। और कैपिटल लायबिलिटी हमारी, तो लायबिलिटी इन्वेस्टमेंट उसने किया तो लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, ठीक। तो सिंपल है, इसमें ज्यादा छिड़खानी नहीं कर रहा हूँ। और बहुत जो आपने आपने बोला ना कैश, क्या बोला, कैश टू कैपिटल, तो इसका भी बताऊंगा कि कैश टू कैपिटल आपने क्यों लिख दिया, जबकि टैली के अंदर कैश टू कैपिटल जितना भी कोशिश कर लो नहीं लिखाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे मैं पेजअप करूंगा, अगर आप इसे बोलेंगे ABC लिमिटेड टू SBI, लिख सकते हो क्या, कोशिश कर लो, लेकिन बोलचाल में तो आप बोल दिया। तो इसका भी उपाय, इसका क्या रीजन है, आपकी जुबान पे क्यों बैठा हुआ है और यहाँ ऐसा क्या हो गया, वो हम छेड़ेंगे ना अकाउंट्स में, यहाँ क्यों फालतू में नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक। बट थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है, देखेंगे बाद में। यहाँ पर देखिए कैश आ रहा है, डेबिट करने का है, बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट करने का है, और लायबिलिटी आपकी बिजनेस की बढ़ रही है। तो क्या लग रहा है कौन सा फंक्शन की लगाना चाहिए मुझे, कैश बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या लग रहा है क्या लगाना चाहिए फंक्शन की, आप यहाँ से देख सकते हैं। अरे वो तो ठीक है, मतलब क्या लगना चाहिए, जर्नल। जर्नल के अंदर नॉर्मली हम कैश की एंट्रियां नहीं करते हैं, मतलब कैश वहाँ आना जाना लगा हुआ है उसकी एंट्री नहीं होती है। कैश का आना जाना लगा हुआ है तो दो ही जगह पे समझ में आता है, या तो रिसिप्ट हो सकता है या पेमेंट हो सकता है, गुड्स को छोड़कर। गुड्स तो एक अलग चीज है, F8 और F9 तो अलग चीज है सामान के लिए। बट नॉर्मल अगर किसी भी वजह से कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो उसकी नॉर्मली रिसिप्ट आने वाला और पेमेंट जाने वाला होता है। और जर्नल में नॉन कैश, जैसे कोई एडजस्टमेंट करना हो, जैसे असेट्स खरीदा था हमने उधारी, याद आ रहा है कुछ, कि हमने एक मशीन खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, अभी तो हमने किया था मैंने कुछ, ये वाला देखिए, जो या फर्नीचर बाई किया था हमने, उधारी किया था, तो इसमें क्या देख रहे थे, फर्नीचर असेट्स बढ़ रहे थे और लायबिलिटी बढ़ रही थी। तो फर्नीचर भी एक नॉन कैश है, लायबिलिटी भी हमारे नॉन कैश है। तो नॉन कैश वाली एंट्रियां अगर सोचते हैं तो थोड़ी देर के लिए जर्नल सही है। बट इसमें क्या देख रहे होंगे, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो भाई तो कैश आ रहा है तो सिंपल बात है भाई, ठीक है मालिक दे रहा है, कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, बट ठीक है, तो लेकिन उस लिहाज से जर्नल फिट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, रिसिप्ट करेंगे, सिंपल। अरे कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, बार बार कह रहे हैं कैश आ रहा है, कहीं से भी कैश आए क्या फर्क पड़ता है, हमें रिसिप्ट लगानी है, डन। तो रिसिप्ट लगा दीजिएगा। डेट ऑलरेडी 1 मार्च मैं डाल देता हूँ, 1 मार्च की मैंने डाल दिया है, 1 मार्च की रिसिप्ट। यहाँ है क्रेडिट, जनरली क्रेडिट होता है आपकी दो चीजें, या तो गिवर होता है और या तो कोई इनकम होता है, ठीक। अब दूसरे रूल से अगर हम बात करें तो एक्सेल में आपको लिखवाया था कि लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है, इनकम भी क्रेडिट होती है। हमारी लायबिलिटी क्या है, कैपिटल, तो इसका मतलब है कि कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और सी करेंगे कैपिटल, हमने लगा दिया कैपिटल करके, हमने यहाँ से कंट्रोल से बाहर निकल गया, जो कि अमाउंट है 50,000 रुपये, देख रहे हो। व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश डेबिट। अब यहाँ आप नरेशन लिख दीजिएगा, कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर रुपये इतना इतना, वो आप लिख लेना, नरेशन आप अपना छोड़ दिया मैंने, ठीक। ये हो गई काम खत्म, डन। इससे क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, असेट बढ़ जाएंगे, सिंपल तरीका से एंटर पास कर लीजिए। अब रही बात सेकेंड, फर्नीचर 5,000 50,000 की फर्नीचर उसने ओनर ने लगा दिया, घर का होगा फर्नीचर लगा दिया, ऐसा ही पढ़ा होगा आपने 11th-12th में। क्या हो सकता है, यानी कनेक्शन फर्नीचर के साथ और कैपिटल के साथ कनेक्शन है, क्या लग रहा है, पहले इसमें क्या लगाना चाहिए फंक्शन की, परचेज। परचेज का क्या होता है, परचेज का जो हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं किस लिए करते हैं, किस लिए, नहीं ना फर्नीचर वो ठीक है, परचेज के जो F9 लगाते थे हम, क्यों लगाते थे, परचेज करने के लिए। परचेज का मतलब क्या है, जो चीज हम खरीद रहे हैं उसको दोबारा बेचना है। कीबोर्ड हमने खरीदा था,
याद आ रहा, माउस कीबोर्ड खरीदा था, माउस खरीदा था। क्यों खरीदा कीबोर्ड? क्योंकि दोबारा हमने सेल किया था। तो अगर किसी प्रोडक्ट को आपने खरीदा बिजनेस में और उसका ट्रेडिंग चल रहा है दोबारा रीसेल करने के लिए, तब आप F9 यूज करेंगे। यहां पर क्या हुआ, फर्नीचर उसने लगाया, फर्नीचर जस्ट लाइक असेट्स। हम बिजनेस में उसको लाकर कुर्सी बैठने उठने के लिए होता है। मालिक ने सोचा कि यार पैसे लगाऊंगा, फिर उससे फर्नीचर बाई करेंगे, घर में पड़ा हुआ तो है, ले आते हैं, तो उसको ले आया। समझ रहे हैं? तो असेट्स है, यानी यहाँ पर जो कनेक्शन है वो असेट्स और कैपिटल इन दोनों के साथ कनेक्शन है। तो पहले आप फंक्शन की समझिए कि क्या हो सकता है। जर्नल होगा, क्योंकि देखिए फर्नीचर भी नॉन कैश है और कैपिटल भी नॉन कैश है, तो नॉन कैश से नॉन कैश कनेक्शन है, तो जर्नल। खत्म। अब ये तो समझ में आ गया। इसके बाद समझते हैं कि डेबिट से शुरुआत कर रहा है टैली। तो डेबिट, डेबिट दो चीज होती है, व्हाट कम्स इन या रिसीवर ऐसा होता है, या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस असेट्स ऐसे होते हैं। आप रिसीवर कीवर को थोड़ी भूल जाओ, आराम से सेकंड वाला रूल जो है ना, याद आ रहा है ना, सेकंड रूल मैंने कहा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड असेट्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है ना। तो उसको याद करते हैं। तो आपको याद करिए कि यहाँ पर दो बातें हो रही है, ये असेट्स है या लायबिलिटी है। तो चलिए मैं एक बार उस फॉर्मूला को दिखा देता हूं आपको, तो सही रहेगा। कहाँ लिखा था मैंने उसको, 830 सर, यहाँ लिखा था। बस आप इसको गांठ बांध लो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, दिक्कत नहीं है। ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। सिंपल। ये दोनों गांठ बांध लिया, तो अब आपको फिट करिए इस क्वेश्चन में। यहाँ पर दो कनेक्शन है, एक कनेक्शन है फर्नीचर के साथ, दैट इज असेट्स, और दूसरा कनेक्शन है कैपिटल लायबिलिटी। तो असेट्स और लायबिलिटी यानी असेट्स लायबिलिटी दोनों कनेक्शन है। तो क्या कहता, असेट्स अगर बढ़ रहा है, ऑल असेट्स आर डेबिटेड, तो क्या होगा डेबिट यहाँ पर, फर्नीचर, और ऑल लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, तो क्या होगा कैपिटल। तो समझिए इसको गांठ बांधो, स्लो 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 करके आते रहोगे ना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार का नहीं है, ये डुबा सकता है, मतलब पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर इसके अंदर नहीं होता जो बचपन पढ़ाया जाएगा। ये चल जाता था काम, जैसे कैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का भी लेवल होता है, कि टूटी फूटी बोल लेते हैं, मीडियम बोल लेते हैं, अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो ये अच्छे से, यही कहानी, अच्छे से एंट्री नहीं पास कर सकते हो, फंस जाओगे, तो कई जगह फंसे आप। लेकिन इससे लो लेवल से लेकर हाई लेवल कोई भी एंट्री आएगी आप आराम से कर सकते हैं। और एंट्री जस्ट लाइक लैंग्वेज, एंट्री कुछ है नहीं, लैंग्वेज। इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर, वैसे अकाउंट में छेड़ते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर आपको जस्टिफाई करता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, नंबर 1, यहाँ मैंने लिखा है कंप्यूटर, डेबिट कर दिया, और साथ में मैंने लगा दिया AC, अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिख दिया मैंने 10,000 रुपीज, ठीक। और यहाँ लिख दिया मैंने कैश, अकाउंट लिख दिया, और साथ साथ हमने कर दिया क्रेडिट, और यहाँ लिख दिया मैंने 10,000, ठीक। क्या है ये, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, कंप्यूटर AC डेबिट 10,000, कैश AC CR 10,000। आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने, क्या समझ में आ रहा है? कंप्यूटर लाया गया है, कंप्यूटर लाया गया है कैश दे करके। मैंने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं कि कंप्यूटर लाया गया है, मतलब आपने बोला कुछ ऐसा बोला, कंप्यूटर, है ना, लाया गया, मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, लाया गया है कैश दे करके, यही बोला ना आपने, ठीक है। ऐसा तो मैंने कुछ लिखा नहीं। चलिए तीसरी देख लेते हैं, इसको अगर अंग्रेजी में लिखें तो क्या बोल सकते हैं, कि कंप्यूटर परचेज फॉर यूज, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब यूज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर यूज नहीं होता तो परचेज डेबिट हो जाता है। तो कंप्यूटर परचेज फॉर यूज, ठीक, बाई कैश, बाई कैश रुपीज, सॉरी रुपीज कितना है, 10,000, ठीक है, डन। ये क्या तीनों एक जैसा है या कोई अंतर है, तीनों एक ही है या कुछ अंतर है, अंतर है, क्या अंतर है, ये जो कंप्यूटर आपने सेकंड में लिखा है सर, इसमें अमाउंट नहीं है, डाल देता हूँ। चलिए अब अंतर, ये लाया गया था कैश में हमारे पास, हाँ हाँ, और कंप्यूटर परचेज फॉर यूज बाई कैश रुपीज 10,000, इसमें भी इंग्लिश में लिखा है हमने, कोई अंतर है, नहीं कोई अंतर नहीं है। चौथा लिखते हैं, कंप्यूटर लाया गया है 10,000, ठीक है, और
कंप्यूटर लाया गया है। चलिए, अब देखिए, एक कंप्यूटर लाया गया है 10 रुपये। अब अंतर है, अंतर है, क्या अंतर है? आपके लिए अनडिफाइंड है, मेरे लिए डिफाइंड है। तो समझिए, दिस इज द हिंदी लैंग्वेज, दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दिस इज द ऑल्सो बिजनेस लैंग्वेज, जिसको आप क्या कहते थे? हम एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री है क्या? हम लोग लैंग्वेज ही तो पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इसे समझ में आ रहा है। यहाँ अगर किसी बच्चे को बैठा दिया जाए, आप खुद बच्चा बन जाइए, मतलब कई साल थोड़ा पहले, जब आप कॉमर्स लाइन में थे, मतलब आए थे, तो आपको भी ये उसी तरह समझ में आता था जैसे अंग्रेजी समझ में आती है थोड़ी सी। उस बच्चे को बोलते, या आप खुद बच्चा बन जाइए, तो आप क्या पढ़ते उस टाइम पे? कंप्यूटर, एसी, डीआर 10,000, कैश, एसी, सीआर 10,000, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते। अंग्रेज इतनी तो इंग्लिश सबको आती है कि कंप्यूटर पढ़ लेता है इसका, लेकिन उसके मतलब पूछता मैं, या आप कोई पूछते तो कहते मतलब क्या है, मतलब अंग्रेजी में लिखा और क्या मतलब रहेगा। फिर हिंदी पढ़ने बोलते तो पढ़ लेता फट से, इंग्लिश पढ़ते बोलने होता तो पढ़ लेता, और इंग्लिश का हिंदी बना लेता वो। लेकिन किसी को इंग्लिश के हिंदी नहीं आता करने के लिए, तो इंग्लिश पढ़ लेता, हिंदी नहीं बना पाता। तो क्या देख रहे हैं कि किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं और उसको अपनी भाषा में रूपांतरण कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यही तो एक संकेत है ना भाषा की। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जो अपने आप पढ़ते हैं और हिंदी में अपने आप दिमाग काम करता है। यार कंप्यूटर खरीदा गया, उसको हिंदी में लिख लिया तो दिमागी काम नहीं करता, फिर तो हिंदी अपनी मातृभाषा है, चलता है। ये भी आपकी एक भाषा बन गई है, जिसको आप डेवलप कर रहे हो धीरे धीरे। ठीक। तो लैंग्वेज का, अब ये भी एक लैंग्वेज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे समझ में आ रहा है ना। तो क्या सब सारे भाषा आपको समझ में आता है? नहीं। तमिल समझ में आता है? नहीं। अब इसको तमिल में लिख देते हैं हम। क्या बांग्ला में समझ में आता है? नहीं। क्या गुजराती समझ में आएगा? नहीं। क्या चाइनीज समझ में आएगा? नहीं। जापानीज समझ, लेकिन लिखा तो सकता है तो लाखों भाषा में ना ये। एक ही चीज को लाखों भाषा में लिख सकते हैं भाई, 3 भाषा तो आप सामने लिख दिया, चौथा मैंने लिखा जो आपको नहीं समझ में आया। ऐसे दुनिया में कई भाषाएं हैं। तो हम लोग भी एक भाषा ही पढ़ रहे हैं भाई, लाइफ टाइम तो भाषा ही पढ़ते रहेंगे। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो अगर इंटरव्यू के अंदर ये पूछता है कि भाई जर्नल एंट्री बना के आए, बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे जर्नल एंट्री, अरे कितना बनाया है, याद ही नहीं, कितना याद ही नहीं है। जरा डिफाइन करना, डिफाइन करना जरा, आप लोग डिफाइन करना कि जर्नल एंट्री बना के लाए हो ना, डिफाइन करो कि जर्नल एंट्री क्या है। यही से पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो टाइम पास ऐसे ही होता है उनका। उनको पता है कि बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है, या फ्रेशर भी आया है तो कहीं से पढ़ कर आया है, तो काम तो कर ही लेगा, पैसे के मुताबिक हम उससे पूछ लेंगे, ठीक है। काम लायक तो हो गया काम, अब थोड़ा सा मटर गश्ती हो रही है, कुछ डिफाइन करिए। तो कभी कभी लाइफ में ना छोटी छोटी चीजें हमें डिफाइन भी मुश्किल हो जाता करना, लेकिन उसे इतना टच में आते हैं कि पूछो मत। जैसे लाइफ क्या है, डिफाइन मत करिए, जो हो ही नहीं पाएगा आपसे। लेकिन करने बैठेंगे तो 2 लाइन में डिफाइन हो जाएगी, एक लाइन में। तो यहाँ डिफाइन करें जरा कुछ, साफ सी बात है यार, कि जर्नल एंट्री इज अ बिजनेस लैंग्वेज, काम खत्म हो गई। जर्नल एंट्री इज अ बिजनेस लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यही तो हो गया ना। हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी भाषा, हिंदी में बोल देते हैं हम उसको। हिंदी भाषा एक भाषा है जिसे हम क ख ग घ से लिखते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ A to Z, ABCD से हम लिखते हैं। चाइनीज को हिसाब से लिखते होंगे, पता नहीं, समझ रहे? तो इस तरह से आप डिफाइन करिएगा। मैं एक बात छेड़ा, आप सोचिए इसके अंदर भाषा कहता है क्या, भाषा का लिखने का हर, जो व्याकरण, जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसकी एक ग्रामर बना हुआ है। जैसे इंग्लिश की ग्रामर बना हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम गोज है, राम इज गो नहीं है। राम इज गो बोल देंगे तो भी सामने ठीक तो बोल रहा है, राम इसका मतलब जाता है, जाता तो है ना, और जाता ठीक ठीक बोल रहा है, बट ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ठीक। तो हर चीज का एक पैटर्न बना हुआ है, हिंदी का भी वही कहानी है। राम जाता है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे है जाता राम, तो क्या हमने गलत बोल दिया? सब तो बोल दिया, तीनों मिला के जोड़ते रहो तुम। तो ऐसा नहीं बोल सकते। सेम हमारी भाषा का भी जोड़ तोड़ करने के लिए नियम है, 2 नियम बने हुए हैं। बस इस नियम से हम पूरे लैंग्वेज ढंग से नहीं बोल सकते। जैसे इंग्लिश भी आप, अब जो हमने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बोल दीजिएगा, क्या लगता है? नहीं, नहीं बोल सकते। उसके लिए कंजंक्शन, ये वो समथिंग बहुत से जोड़ना पड़ता है स्टैंडर्ड तरीके से बोलने के लिए। वही चीज यहाँ भी हो रही है कि आप जो लैंग्वेज पढ़ कर आए हो, जो रूल पढ़ कर आए हो, उससे पूरा ज्ञान मिलता ही नहीं है। भाषा आप बना ही नहीं सकते हो, एंट्री बना ही नहीं सकते हो, लैंग्वेज को पूरा कर ही नहीं सकते हो।
तो आपका अल्टीमेटली इसमें आना पड़ता है, और इसमें जब आइएगा तो आपकी पूरी ज्ञान मिल जाएंगे इसके अंदर, पूरी जो भी एंट्रियां हैं हो जाएगी। क्योंकि पूरी जो चीजें देख रहे होंगे अकाउंटिंग में कि दो ही तो घर बना दिया, बैलेंस शीट और पीएल। तो बैलेंस शीट पीएल के मुताबिक बैलेंस शीट का पार्ट है आपका असेट्स लायबिलिटीज, और पीएल का पार्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस इनकम है। तो और कहाँ जाना है भाई, पूरी दुनिया तो इसी में कट जाता है। तो इसके दो रूल अगर मुझे याद आ चुका है कि ऑल एक्सपेंस एंड असेट्स आर डेबिटेड और ऑल इनकम लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, तो फिर कहाँ गया, लैंग्वेज इसी के अंदर फंसा हुआ। समझ रहे हैं? बस पकड़ना यही है कि जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं बिजनेस में, उसमें जो लेजर बन रहा है उस वो लेजर एक्चुअली है क्या, एक्सपेंस है, असेट्स है, इनकम है, लायबिलिटी, उसको पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी पकड़वाया आपको कि फर्नीचर बिजनेस के असेट्स है, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, ये बहुत मेन चीज है। अगर आप इसे पकड़ लिया तो फिर इसको फिट कर दो, इसके अंदर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हम लोग सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। डन। तो लैंग्वेज के ऊपर कमांड करेंगे, यही चीज मेन चीज है। और आप बिलीव नहीं करिएगा, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सिर्फ एंट्री पूछते हैं, सिर्फ एंट्री। आपको अगर एंट्री तो मेरे तो हो जाएगा। मैंने कहा ना लैंग्वेज का एक लेवल है, तो हम लोग लेवल हाई पे चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं, एडवांस अकाउंट में पढ़ेंगे और इसका लेवल बिल्कुल टॉप तक ले जाएंगे हम धीरे धीरे करके। अब यहाँ बात नहीं छेड़ सकते क्योंकि आपने बोला डेबिट टू कैपिटल, तो मेरे को थोड़ा सा होता ना, कुछ चीजें गलत आ जाती है तो काटने लगता है, तो मैंने वहां छेड़ दिया बात को। समझ आ गया? डेबिट टू कैपिटल। आज सोचिए आपने क्या पढ़ा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या आपने ऐसा पढ़ा, डेबिट द रिसीवर टू द गिवर? क्या आपने पढ़ा डेबिट व्हाट कम्स इन टू व्हाट गोज आउट? क्या आपने पढ़ा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड टू ऑल इनकम अगेन? नहीं पढ़ा। बचपन में ही पढ़ा था ना, किताब में ही था। तो ये बोलते क्यों हो? अब अगर बोलते भी हो तो टैली क्यों नहीं बोलता ऐसा? मतलब किसी भी एंट्री को करिए तो उसको भी लिखने में क्या था, सॉफ्टवेयर था, सीआर की जगह टू कर देता। ऐसा नहीं किया क्योंकि रूल क्या है, रूल ये कहता है डेबिट के साथ क्रेडिट, क्रेडिट के साथ क्रेडिट। अगर टू लगाओगे तो टू के साथ बाई का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि ऑलरेडी F12 में उसने दे दिया कि भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम कर दो यहां से टू बाई का। लेकिन हम लोग बोलते आ रहे हैं ऐसे ही, तो वो एक रॉन्ग है। हमसे कभी ऐसा, अब आदत हो गई हमारी, मिस्टेक ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि डेबिट के साथ टू बोलते हुए, हमें आदत हो गई बस। कहानी वही है कि अब जाते हैं दुकान में, हम बोलते हैं कि बिस्लरी दे दो, थमा दिया किन ले, पानी चाहिए वो हम लेके आ जाते हैं। हम बोलते हैं कॉलगेट दे दो, मांग रहे हैं टूथपेस्ट लेकिन बोलने नहीं जा रहा है, वो कॉलगेट बोल देते हैं। हम मांगते हैं डालडा, जबकि डालडा एक ब्रांड है, वनस्पति घी चाहिए। समझ रहे? वही कहानी यहाँ भी हो रही है आप लोगों के साथ। तो हम इसे वनस्पति घी ही बोलेंगे, डालडा नहीं बोलेंगे। हम इसे टूथपेस्ट बोलेंगे, कॉलगेट नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं? हम इसे मिनरल वाटर बोलेंगे, बिस्लरी नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे करके ऐसा होगा, अभी नहीं। ठीक? तो आदत करिएगा कि डेबिट के साथ क्रेडिट बोलने का है, और यूज भी यही कर रहे हैं। तब से मुझे लग रहा है कि आप यूज कर रहे हैं 4-5 दिन से, फिर भी आदत नहीं बैठा, देख ध्यान ही नहीं जाता है। तो भाई लैंग्वेज बोलने में शुद्धता चाहिए, प्योरिटी चाहिए। अब वही जड़ ही हटा दोगे तो लैंग्वेज तो बनेगा नहीं कभी ढंग का। तो लैंग्वेज की शुरुआत यहाँ से होती है। डन। चलिए छेड़ेंगे बाद में, हम यहाँ बस ऐसे आ चुके थे। तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं ना इसके अंदर। तो क्या लगाने का है, जर्नल। और हमने बोला इसमें कि यहाँ पर आइए, असेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो असेट्स, अरे यार, तो असेट बढ़ा देते हैं। तो डेबिट हो रहा है असेट्स, तो क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, जो कि अमाउंट डालेंगे 50,000 से। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। डन। नरेशन लिख दीजिएगा कि फर्नीचर इंट्रोड्यूस बाय द ओनर फॉर द यूज इन द बिजनेस, कुछ भी आप इंग्लिश में सोच करके लिख देना, क्योंकि ये भी एक भाषा, समझ रहे हैं, ये भी एक लैंग्वेज हो गया, अभी एक लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा। ये लैंग्वेज अकाउंटेंट ही समझ पाएगा जो इसको जानता है, मालिक को भी समझ नहीं आता क्या लिख दिया है, वो तो इससे समझ में आता है। इसीलिए दो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटर एंड एंटर। कंप्लीट। बस अब इसके बाद करते हैं सेकंड, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। बात डेप्रिसिएशन की है, ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन बचपन में पढ़ा होगा 11th-12th में। क्या है, हर एक फिक्स असेट्स बाई करते हैं या इस्तेमाल की जा रही है कंपनी के अंदर, वो उसकी लाइफ एंड है। जमीन को छोड़ करके, लैंड को छोड़ करके, बाकी बिल्डिंग ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, कोई भी असेट्स, फर्नीचर ले लीजिए, हर की लाइफ एंड है। तो बिजनेस हमने इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, कुछ भी खरीदा, जैसे मान के लिए बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग कई सालों बाद ये खराब हो जाएगा। तो यानी खराब हो जाएगा तो 1 साल के अंदर
जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो रहा है एक साल में वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। हिंदी बड़ा मुश्किल है, हराश हराश बोलते हैं ना, शायद हराश बोलते हैं। तो हिंदी छोड़ो, हम लोग ऐसा है कि ना प्योर हिंदी आती है अच्छी, ना इंग्लिश आती है अच्छी, बीच में अटके में। ठीक है, हिंदी बोलो तो समझ नहीं आता, इंग्लिश बोलो तो समझ नहीं आती, वही कहानी। तो चलिए जो आता है वही समझ में आता है। तो डेप्रिसिएशन याद कर लीजिएगा। मतलब डेप्रिसिएशन एक फिक्स एसेट्स का एक छोटा सा पार्ट है जो 1 ईयर के अंदर उसकी वैल्यू को कम कर दिया, उसकी अपनी जिंदगी कम हो गई, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो 10% माना गया, क्योंकि इसके रेट सरकार ने तय किया है। ये रेट क्या 10% है, बढ़ता घटता नहीं है। तो हम बात करेंगे अकाउंट्स में कि उसका क्या चार्ट है, कहाँ से डेप्रिसिएशन रेट निकलता है, चार्ट कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम यहाँ समझ लीजिए, तो 10% डेप्रिसिएशन पर एनम हमें लगाना है अपनी बिल्डिंग की वैल्यू के ऊपर। समझ रहे हैं? तो क्या होने वाला है, पहले बिल्डिंग की वैल्यू चेक करते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू हमारे बुक्स में कितना पड़ा हुआ है। बिल्डिंग की वैल्यू चेक करने के लिए आपको कहाँ से देखना चाहिए? कहाँ से? बैलेंस शीट से देखना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि असेट तो वही रहता है ना। तो बैलेंस शीट में जाकर के देखिए, बिल्डिंग की वैल्यू देख लिया मैंने, 1 लाख रुपए की है। अब 1 लाख में कितना घट रहा है? 10%, बोले तो 10,000 रुपये घट रहा है। अब सोचिए यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या चीजें होने वाली है। होने वाले मतलब वही समझिए, एक्सपेंस पकड़ो, एक्सपेंस पकड़ो, लाइबिलिटी पकड़ो, असेट्स पकड़ो, इनकम पकड़ो, मतलब 4 चीज पकड़ो, बस 4 पे फोकस करो आप। तो क्या लग रहा है, यहाँ पर एक दो चीजें तो आने वाली है, डेप्रिसिएशन आने वाली है और बिल्डिंग आने वाली है, दो ही आने वाली है ना, डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग आने वाली है। और तो कुछ तीसरा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। तो डेप्रिसिएशन है क्या एक्चुअली? लाइबिलिटी है। सर वो assets हमारे इसमें नहीं, डेप्रिसिएशन की तरफ थोड़ा फोकस कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन केवल। तो डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है आपको? लाइबिलिटी है, आपने बोला जैसे लग रहा है लाइबिलिटी है, असेट्स है, एक्सपेंस है। अब 3 तो बोल ही दिया, एक और कोई 4 बोल दो, इनकम। तो कहीं नहीं तो बात जमेगी है। अरे इनडायरेक्ट छोड़ो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट मारो बोली, हम तो सिर्फ 4 पकड़ रहे हैं। मैंने बोला ना, आप बस ध्यान ये रखो, इस 4 बॉक्स के अंदर डाल दो कि लाइबिलिटी, असेट्स, इनकम, एक्सपेंस, बस इसको भी फिलहाल पकड़ते हैं। वो तो ग्रुप पकड़ते हैं ना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ये सब ग्रुप पकड़ते हैं हम, है ना। तो आप इतना पकड़िए, बताइए डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या है? आपने बोला एक्सपेंस, आपने बोला असेट, आपने लाइबिलिटी, यानी चारों, इनकम भी कोई नहीं। आइए देखिए, समझते हैं। मैंने बोला कि देखिए, मैंने बोला असेट्स बाय करते हैं, तो असेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। और असेट्स की लाइफ एंड होने वाली है, यानी 1 साल में जितनी उसकी लाइफ एंड होगी वो मेरे लिए बेकार हो गया। मेरे लिए बेकार हो गया ना, कोई चीज बेकार हो गया तो मेरे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। कोई चीज मेरे लिए बेकार हो गया तो एक्सपेंसेस हो रहा है, धीरे धीरे करके कर रहे हैं यार, वैल्यू कम हो रही है यार, कम हो रही है, मतलब वो घट रहा है, उसकी वैल्यू, जिंदगी खराब हो रही है। एक्सपेंस 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 एक्सपेंस। पहले वो असेट्स में था, जब पूरा का पूरा सबूत लाया था मैंने तो असेट था। अब हर साल उसका एक पार्ट बेकार हो रहा है, बेकार मतलब एक्सपेंसेस में चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मतलब पहले बैलेंस शीट में डालते हैं बिल्डिंग को, असेट्स में, और फिर धीरे धीरे करके एक्सपेंस में डालते रहते हैं, एक्सपेंस में डालते रहे, एक्सपेंस में डालते रहे, ऐसे होता रहे। यानी डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस इसीलिए है कि नॉन चीज है, लॉस नहीं है। डेप्रिसिएशन लॉस नहीं है। लॉस मैंने पहले कहा था कि जो मुझे पता ही नहीं है अचानक से हो गया, उसको लॉस। मैंने कहा था कि आप ऑटो से आ रहे थे और 20 रुपया निकाला आपने, 10 रुपया पर्स से वैसे ही गिर गया निकालने के चक्कर में, ये आपको लॉस हो गया। थोड़ी पता था कि गिर जाएगा, तो गिराता थोड़ी ना कोई। 20 रुपया आपका एक्सपेंस था, लेकिन 10 रुपया निकल गया, बाद में पता चला ये लॉस है। यहाँ तो मालूम है भाई, बिल्डिंग खरीदी है, जिंदगी उसके तय है, 100 साल या 90 साल या 50 साल तय है। अब हर साल घट रही है, बेकार हो रहा है बिल्डिंग, तो रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? तो ऑलरेडी ये पता था ये चीजें, दैट इज एक्सपेंस नॉट लॉस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो पता है कि इसकी जिंदगी बेकार हो रही है, बेकार हो रही है, बेकार हो रही है, दैट इज एक्सपेंस। नहीं पता था, अचानक से लो गया, लॉस। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग अभी खरीदा ही था, 2 साल तक यूज किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। तीसरा साल भूकंप आ गया, बेकार, दरारें हो गई, फट गया, दीवारें टूट गई, क्या करें, दैट इज अ लॉस। वो नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। समझ रहे? तो जो चीज नोन है दैट इज एक्सपेंस। तो इसमें क्या देखें, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, क्योंकि पता था कि असेट्स की वैल्यू कम होगी, तो रोते क्यों है, एक्सपेंस में डालो ना अपना। तो एक्सपेंस, तो एक्सपेंस होने के नाते क्या होने वाला है? ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड। डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेबिट होगा। अब बात असेट्स की बात है।
तो असेट्स जब खरीदा था तो क्या हुआ था, बैलेंस शीट में गया था, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, बढ़ गया था जब खरीदा था तब। आज उसकी वैल्यू कम हो गई, तो कम हो जाने पे जो चीज डेबिट से बढ़ता है वो चीजें क्रेडिट से कम हो जाएगी, तो असेट्स कम हो जाएगा तो बिल्डिंग यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। समझ रहे बात को? ऐसा दिमाग को सेट करो, यानी लेजर पकड़ो, उस दो फॉर्मूला में डालो, काम खत्म। इसको ध्यान रखो एकदम ऐसा करके, बैलेंस शीट पे ये बस इसको कहाँ जाने का, बस घर, जिंदगी कट जाएगी, इतना ही और कुछ नहीं है। ठीक, इससे आसान भाषा कुछ नहीं हो सकता है। हिंदी पढ़ते रह जाओगे, अच्छी हिंदी बोलना मुश्किल है। इंग्लिश पढ़ते रह जाओगे, इंग्लिश बोलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतना आसान है कि एक छोटा सा बच्चा को भी, 12वीं को भी, जैसे आप सपोज पढ़ के आए, थोड़ा सा तरीके से इसको पढ़ाया जाए तो आप आराम से सेट कर जाओ। समझ रहे हैं? मेरा मोटिव यही रहेगा कि इसको घुसा दिया जाए, तो यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए। चलिए तो चलते हैं लेकर के यहाँ पर इस जगह पर। अब बात, हाँ हाँ हाँ, फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपने समझ लिया एक्सपेंस है, और आपने बिल्डिंग असेट्स है, तो क्या लग रहा है इस कॉम्बो में, क्या लगना चाहिए एंट्री में, फंक्शन क्या लगना चाहिए? कॉम्बो क्या लगाएं, फंक्शन की क्या लगाएं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, बिल्डिंग असेट्स है, पता चली गया। इन कॉम्बो में क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? जर्नल यार, जर्नल, सिंपल। क्योंकि जर्नल नॉन कैश करता है, ना ऊपर कैश ना नीचे कैश, तो डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश, बिल्डिंग भी नॉन कैश, तो क्या लगाएंगे? जर्नल। यहां आ रहा है डेबिट, डेबिट तो इसमें क्या डालना पहले? ऑफ कोर्स खर्चे, तो डेप्रिसिएशन डाल दीजिएगा। ऑल सी, डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं था, मैं बना रहा हूं, डेप्रिसिएशन है ना, ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग डाल दीजिए बिल्डिंग के साथ, तो थोड़ा और पता लगेगा कि इसकी डेप्रिसिएशन। ग्रुप, हाँ, एक्सपेंसेस, ई फॉर एक्सपेंसेस, आगे नहीं पता मेरे को क्या है, तो ई फॉर एक्सपेंसेस आ तो गया ना। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जब गुड्स को खरीदने में यूज करते हैं, ये तो बिल्डिंग है। गुड्स मतलब समझ रहे हैं, सामान खरीदा, जैसे नेहरू प्लेस हमारा कंप्यूटर आ रहा है बेचने के लिए यहाँ पर, तो नेहरू प्लेस लाने में भाई किराया भाड़ा टोल सब लगेगा यहाँ पर, तो वो सब खर्चे डायरेक्ट हो गए। अब बिल्डिंग में जिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज इनडायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ क्या ग्रुप बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद इसे आप फिलहाल डेप्रिसिएशन पर जीएसटी नहीं लगता है, बंद कर दिए, नॉट एप्लीकेबल, निकल जाइए। और यहाँ पर कितना अमाउंट आया था? 10,000 रुपये, याद है ना? 1 लाख था ना, 1,10%, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे? क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में क्या करेंगे? बिल्डिंग, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, असेट्स बढ़ती है डेबिट से और कम होती है क्रेडिट से, तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब जहां पर 1 लाख दिख रहा था बैलेंस शीट के अंदर, अब देखिएगा 90,000, और यहाँ पर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे आपके 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन के नाम पे। क्लियर हो गया बात? काम खत्म। दूसरा जो पॉइंट सब देख रहे होंगे यहाँ पर, वो आपका दिख रहा है कि 5% पर एनम फर्नीचर के ऊपर लगाई गई है, 5% पर एनम फर्नीचर के ऊपर। तो अब फिर कहाँ जाएंगे हम? देखेंगे फर्नीचर, देखेंगे हम, है ना? तो फर्नीचर की वैल्यू चेक करते हैं, कहाँ मिलेगा आपको? बैलेंस शीट के अंदर। ये रही ऑल्ट F1 करके, फर्नीचर की वैल्यू कितनी दिख रही है? 55,000। तो 55,000 कितना लगाना है मेरे को? 5%। तो एंट्री किस में होने वाली है? अकाउंटिंग वाउचर कहाँ होने वाली है? जर्नल, March 31। डेबिट क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बनाना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, चल हमने कर दिया। को हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, और जीएसटी बंद कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल, लेके निकल जाइए। अमाउंट कितना था? 55,000 का 5%, तो हमें यहाँ पर क्या दबाना चाहिए? ऑल्ट सी, ऑल्ट सी, 55,000 मल्टीप्लाई 5%, जैसे एंटर करेंगे टॉप में आ जाएगा, देखिए 450। और क्रेडिट क्या करेंगे? फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है ना, तो फर्नीचर कम हो गई, पहले 55 था उससे कम हो जाएगा, यहाँ देखिए। ठीक, एंट्री पास हो गई, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, फर्नीचर असेट था, गोज आउट हो गया, क्रेडिट हो गया, फिनिश। अब देख सकते हैं इसके अंदर एंट्री यहाँ से खत्म हो गया। अब ये टूल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बैकअप लेना, मेल करना, रिस्टोर करना, पासवर्ड सेट करना, लगेगा कई दिन लगेंगे, बट ठीक है, टूल्स है बेसिकली। यहाँ तक आपकी जो लेवल 1 की एंट्रियां थी, लेवल 1 सिखाना था बेसिक चीजें, वो यहाँ पर फिनिश हुआ। अब इसको टूल्स यूज करेंगे, फिर लेवल 2 में घुसेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आते आते ये लॉस दिख रहा है, देखते हैं हम अपने बुक्स में कितना देखते हैं। तो देखने के लिए पीएल अकाउंट आइएगा, पीएल अकाउंट में आने के बाद यहाँ नेट लॉस दिख रहा है हमें
और टेबन कर लीजिए, डिटेल्स खोल लीजिए। 13,773.72, 13,773.72। एक्चुअली पहले से ही वो आ रहा है ना, वो 96 पे वाला, वो राउंडिंग अप वाला दिक्कत होगी, तो उसके हिसाब से आ रहा है। तो 72 कर देते हैं कंट्रोल, ठीक है। तो आपको इतना मिलना चाहिए इस तरह से, तो ठीक होगा। अब यहां तक रोकने के बाद अब मुझे आपसे उम्मीद है बैकअप की। अब जब प्राइम के अंदर देख लेते हैं, इस दो सेशन को करने के लिए क्या प्राइम में कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा? एंट्री है जी, एंट्री तो करने के लिए कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, सब एंट्री एंट्री थी। आज का जो लेक्चर था, है ना। तो वॉचर में जाकर सारे इंटर नॉर्मल होगा, तो बड़ी बात नहीं है। तो टैली आरपी एंड टैली प्राइम दोनों में ये मेरे को बैकअप चाहिए।